गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का दूसरा चैप्टर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र हम अपने अर्थों में क्या लेते हैं? हम अपने अर्थों में यही ले लेते हैं कि जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है या जो हम सांसद चुन लेते हैं वो बस लोकतांत्रिक सरकार हो गई। लेकिन लोकतंत्र की बड़ी विस्तृत भूमिका होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र जो सरकार है उसमें जो है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र जो आज हम जो पाठ शुरू करते हैं, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने के लिए गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध करवाने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से जो है किस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये हम चैप्टर करते हैं। ये हमारे जो है भारत की तस्वीर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। स्वास्थ्य क्या है, किस में हम लेते हैं, क्या कहते हैं हम, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। हम यही सोच लेते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। आपने उपयुक्त कोलाज में केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। केवल एक बीमारी नहीं, और भी कई कारण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हम मान लो दूषित पानी पीते हैं तो वो भी हमारे जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो ये भी एक उसका अंग है स्वास्थ्य का। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना है। ये तो आप सब जानते होंगे। अगर हम बासा खाना खा लेते हैं या हमें भोजन ही नहीं मिलता है तो हमें क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। हमें जो है पोषक तत्व नहीं मिलते, हम बीमार हो जाते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डर सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। आप देखोगे कि अगर आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहते हो, खुश रहते हो तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर यही हमें कई बार चिंता होती है, हमें अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा होता और हम किसी चिंता से ग्रस्त रहते हैं तो हम ना चाहते हुए भी बीमार हो जाते हैं या बीमारी अपने आप ही हमें जो है बीमारी को हम खुद ही निमंत्रण दे लेते हैं। और आप देखो इसमें दे रखा है कि क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस तरह? समूह में चर्चा करें। अब आप ये खुद ही देखें। अब हम क्लासरूम में तो है नहीं कि समूह में चर्चा करेंगे, तो अब आपको खुद ही इसमें नोटिस करना है। तो ऊपर दिए गए कोलाज क्या होता है? कुछ चित्रों का समूह होता है, जो चित्र हम इकट्ठे करके लगाते हैं उसको कोलाज बोलते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में जो दी गई स्थितियाँ छाटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है, वो कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, उस पर 5 वाक्य लिखिए। आपको इस पर 5 वाक्य लिखने हैं। अब हम जो है हमारे भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या आप इन स्तंभों में से कोई शीर्षक दे सकते हैं? संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ये आंकड़ा पुराना है लेकिन अब तो है और भी ज़्यादा डॉक्टर्स की जो है सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो अब दूसरी तरफ इसमें दिया है भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। क्या आप मानते हैं? कम है।
क्या आपका जो यहाँ पर हॉस्पिटल है उसके अंदर पूरे डॉक्टर हैं? नहीं है। हर बीमारी के लिए डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर मुश्किल से होते हैं और वो भी कई बार हर गांव के अंदर नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1951 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। ये हमारे जो है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट दे रखी है। और इधर है, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिदिन तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं है। क्यों होता है? मच्छर फैलने से मलेरिया होता है, सफाई नहीं होती हमारे आसपास। अगला पॉइंट है, भारत में विदेशों में बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। ये बात आप नोट कीजिएगा कि विदेशों से बड़े लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने। यहाँ पर हमारे यहाँ इलाज भी सस्ता पड़ता है और अच्छे चिकित्सक भी हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ आते हैं। हम इधर से पॉइंट है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियाँ पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से जो है 21% जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। संचारणीय बीमारियां, अब संचारणीय बीमारियां क्या है, ये प्रश्न बनता है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को फैलती हैं, यानी जिनका संचार होता है एक से दूसरे को। अब देखिए आज की करंट सिचुएशन को देखिए, क्या है, कोरोना बीमारी फैली हुई है, तो वो भी संचारणीय बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। तभी तो स्कूल बंद किए हुए हैं कि सभी इकट्ठे ना रहें। अगला पॉइंट है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। निर्यात समझते हो? निर्यात, यहाँ से हमारे देश से जो वस्तुएं बाहर जाती हैं उन्हें निर्यात कहते हैं, और जो बाहर से यहाँ आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयात कहा जाता है। तो भारत, इसमें प्रश्न बनता है, भारत दवाइयाँ निर्मित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा बड़ा देश है, चौथा स्थान है। आगे है, भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। अल्प पोषण, जिनको पूरा भोजन नहीं मिलता, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया हुआ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को पोषित आहार मिल सके। कम से कम एक समय तो जब वो स्कूल में आते हैं तो उन्हें जो है वो मिल सके। और भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के इस स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। आपने जो ऊपर पढ़ा उसके बाद क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? तो इस पर आप चर्चा करेंगे। बीमारियों से बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करवा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और उसका इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ भी जो है दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपने इलाज के लिए इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? प्रश्न ये है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वो हैं जो सरकार चलाती है, सबके लिए होता है और सस्ती होती हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हज़ारों गांवों में फैली हुई है।
इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं, तभी तो विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ देखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास की स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं, अपनी बुद्धि से बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? इतनी स्वास्थ्य सेवाएं होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या। हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा ली जाएं फिर भी कम पड़ती हैं। तो सरकारी अस्पतालों के मरीजों में अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इलाज करवाना पड़ता है। आप जो है आपने गांव का हॉस्पिटल देखा है तो उसमें थोड़े पेशेंट आते हैं मरीज, लेकिन अब शहर के अस्पतालों में आओगे तो आपको जो है बड़ी लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। सुबह आते हैं, शाम तक, कई बार दोपहर हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे बाद नंबर आता है। इस हम चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है कहानी दे रखी है, अलग अलग 2 बच्चों की कहानी दे रखी है, जिसमें बताया गया कि एक निजी अस्पताल में इलाज करवाता है और एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता है। अब हम हाकिम शेख की कहानी पढ़ेंगे। हाकिम शेख है जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है खेत मजदूर समिति जो है PBKMS के सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में शाम को एक चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख PBKMS ने कोर्ट पर मुकदमा दायर कर दिया। निजी अस्पताल क्या होते हैं? अभी हमने जो है सरकारी अस्पताल और दूसरे निजी होते हैं प्राइवेट, जो डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल बनाते हैं उसे निजी अस्पताल कहा जाता है। तो आप जो है ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए और कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? बड़ा मज़ा आएगा ना, हम कल्पना करेंगे, हाँ हम न्यायाधीश हैं, हम फैसला करेंगे। तो आप जो है हाकिम शेख को क्या कहेंगे? बताइए आप क्या कहेंगे? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी। अगर मैं जज होती, मैं न्यायाधीश होती तो मैं क्या निर्णय देती। मैंने तो सोच रखा है मैं क्या निर्णय देती, अब आपने भी इसको सोचना है। अब हम एक इलाज के खर्च की जो एक कॉमिक बुक है इसके अंदर ये पढ़ेंगे। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। हाँ जी, तो अमन और रंजन मित्र है ना, तो रंजन का परिवार साधन संपन्न यानी अमीर घर से है, और अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अब इस बुक को हम पढ़ेंगे। अब आप इसके अंदर देखो, ये जो इसके अंदर लाइन है, जब ये आपको मैंने पहले कक्षा में भी बताया था, जिस बच्चे की तरफ ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उस इशारा किया होता है, इसका अर्थ होता है ये बच्चा बोल रहा है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? तो वो कहता है मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। तो वो कहता है अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए और वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, अब उसमें जो है रंजन जो है क्या बताता है और अमन क्या बताता है? वो कहता है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, चकाचक, कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल है। 5 सितारा होटल सुना है? 5 स्टार होटल, जहाँ सब तरह की सुविधाएं होती हैं, साफ सुथरा चमकता हुआ आलीशान इमारत। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है
और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। ये बात कौन कह रहा होगा? रंजन, क्योंकि वो अमीर घर से है। और जो है रिसेप्शन पर ही, काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता चला, डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है कि वहाँ बहुत बड़ा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जो है जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्त की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं लगा। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास आए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? जी हाँ जनाब। उसको जो है ये नर्स बातों बातों में ही उसको लगा के उसका खून का सैंपल ले लेती है। उसको कहती है क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ऐसे कहते हुए इतने में उसके खून का सैंपल ले लिया यहाँ से और उसको पता ही नहीं चला। उसके बाद जब डॉक्टर उसको क्या कहता है, हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए, और एक ये सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही ठीक लगने लगा है। जब हम किसी अच्छे माहौल में, स्वस्थ माहौल में अच्छे डॉक्टर से मिल लेते हैं तो हमें ऐसे लगने लग जाता है कि अब हम ठीक होने लगे हैं। तो मैं ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा आपने तो कहो तुम किस अस्पताल में गए थे? फिर वो अमन बेचारा जो गरीब घर से, वो कहते वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। तो वो कहता है अरे और सच में ही कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि अब पूरा समय मैं अब्बा के सहारे पर टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच के लिए और खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था और वहां पर भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल आ गए। उस दिन वहाँ पर कोई दूसरी डॉक्टर मिली थी। अब देखो उसको खून की जांच की गई और 3 दिन बाद नतीजे आए, किसी लैब से टेस्ट होके आए होंगे। तो अग 3 दिन बाद गया तो डॉक्टर भी, और मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी दिखाओ। अब देखो इसमें पीछे कितनी लंबी लाइन है। इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की है गोली इसे दे दी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में 3500 रुपये से भी ज़्यादा खर्च हो गई। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये बात? रंजन कह रहा है जो अमीर घर से है। अब ये देखो अमन जो सोच रहा है उसके सामने 3 बिंदियाँ लगी हुई हैं। 3 बिंदियों का अर्थ क्या होता है? 3 डॉट, इसका अर्थ होता है कि ये सोच रहा है। अगर ऐसे लाइन आती है तो इसका अर्थ होता है कि ये बोल रहा है। तो वो अमन सोचता है इतना खर्चा मेरे इलाज में, तो सिर्फ 150 रुपये खर्च हुए। तो अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब जो है, अब इसके बाद का अगला चैप्टर है, देखते हैं हमारा कितना रहता है। हमारा भी चैप्टर रहता है तो इसको हम रहता तो हमारा थोड़ा ही है, लेकिन इसको हम कल करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। अब आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा इसमें से अभ्यास के जितने प्रश्न उत्तर बनते हैं वो आपने लिखने हैं और 10 प्रश्न आपने इसमें से बुक में खुद अंडरलाइन करने हैं, 10 प्रश्न खुद बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हो कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर है, अमन और रंजन के इलाज में क्या फ़र्क था। इस तरह के आपने कुछ प्रश्न उत्तर बनाने हैं और उसको लिखने हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसे सिखा रहा हूँ मुझे।